Hello students, in this lecture we'll be discussing CSAT 2020 solutions. So let us start. So मेरा नाम है शाश्वत चोपड़ा एंड आई वाज एबल टू सिक्योर 150 मार्क्स इन CSAT 2020 और हमने CSAT का एक फुल फ्लेज कोर्स भी लॉन्च किया है. इसे आप हमारी वेबसाइट thelearningkey.co.in पे विजिट करके फाइंड आउट कर सकते हो. लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So let us start with questions. Alright. So two statements S1 and S2 are given below followed by a question. So statement 1, there are not more than two figures on any of page of 51 बुक. ओके, सो हर पेज में दो से ज़्यादा फिगर्स नहीं है. एक 51 पेज की बुक है, उसमें नॉट मोर देन टू फिगर्स है. ऑलराइट, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर्स कितने पॉसिबल है? 102. ये हमें S1 से. देर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज. ओके, तो देर इज एटलीस्ट वन फिगर, यानी कि मिनिमम जो है वो 51 है. तो देर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स, सो नॉट मोर देन टू इन 51, सो मैक्सिमम 102 और मिनिमम 51 पॉसिबल है. आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक? ओके, सो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बुक में 100 से ज़्यादा फिगर्स हैं. तो क्या आप S1 और S2 से ये कंक्लूड कर सकते हो कि क्या नंबर ऑफ फिगर्स जो है वो 100 से ज़्यादा है? ऑलराइट, सो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको बस इसकी एक रेंज पता चल रही है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही है. तो यहाँ पे जो आप लिख दोगे आंसर सी, S1 S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. यहाँ से हमें रेंज नहीं पता चल पा रही है, ऐसी कोई रेंज नहीं मिल रही है कि 100 से 102 के बीच होगा ऐसा, या 101 एंड 102 होगा, ये हमें नहीं पता चल पा रहा है. सो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा. ऑलराइट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो हमें क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द टेबल. और यहाँ पे हमें क्या है, डेटा दिया हुआ है कि गर्ल्स का एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 8 है. ओके, बॉयज़ का, गर्ल्स का 9 है, बॉयज़ का 8 है. ओवरऑल जो एवरेज है वो 8.8 है. और एवरेज मार्क्स हिंदी में गर्ल्स का है 8, बॉयज़ का 7. सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं मान लेता हूँ x, नंबर ऑफ बॉयज़ को मैं मान लेता हूँ y. तो गर्ल्स जो है वो x, बॉयज़ जो है उन्हें हम y मान लेते हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9x प्लस 8y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज़ 8.8. ओके, सो 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 8.8x प्लस 8.8y. ये हो गया हमारे पास. ऑलराइट, सो आप इसे जो है उस तरफ ले जा सकते हो. सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 0.2x इज इक्वल्स टू 0.8y. x इज इक्वल्स टू 4y. यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4y आ गया. सो जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स उससे 4 टाइम्स मोर है. एवरेज मार्क्स इन हिंदी हम निकाल लेते हैं. तो एवरेज मार्क्स इन हिंदी हो जाएगा 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई. सो आप x को 4y सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में. हम x को x इक्वल्स टू 4y जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो आप करके देखिए एक बार. सो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 4y प्लस 7y दिस डिवाइडेड बाय 4y प्लस y. ऑलराइट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 32 प्लस 7, सो ये हो जाएगा 39y. ये हो जाएगा 5y. y से y कैंसल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बी 7 पॉइंट, ओके, सो 4, सो ये 8 हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा आंसर. सो आंसर ए हो जाएगा 7.8. ऑलराइट, आई होप ये क्लियर है. बड़ा ही सिंपल तरीका है. हमें क्या है कि पहले x और y मानना है दोनों को, और फिर उसके बाद उनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है x इक्वल्स टू 4y को. तो आंसर 7.8 ए आ जाता है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A family of two generations consisting of 6 member P, Q, R, S, T, U has 3 males and 3 females. ओके, सो मुझे नहीं पता बट यहाँ पे 3 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स हैं. जो दिया मैं वो लिख रहा हूँ. 2 आर मैरिड कपल्स एंड 2 आर अनमैरिड सिबलिंग्स. सो अनमैरिड जो हैं वो सिबलिंग्स हैं, ये यहाँ पे दिया है. एंड 2 आर मैरिड कपल्स. ठीक है. U इज P's डॉटर एंड Q इज R's मदर इन लॉ. ठीक है. सो जो U है वो P की क्या है? डॉटर है. तो यू जो है वो फीमेल है. सो फीमेल के लिए मैं यहाँ एफ बना देता हूँ, कुछ ऐसा. ऑलराइट, क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, यानी जो आर है उसका कोई हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, मुझे नहीं पता. ठीक है, इसका कोई हस्बैंड या वाइफ होगा और इसकी जो मदर होगी वो क्यू है. तो क्यू जो है वो फीमेल है, मुझे ये भी पता चल गया. ओके, टी इज अनमैरिड मेल एंड एस इज मेल. सो टी जो है वो मेल है और वो अनमैरिड है, ये अनमैरिड है. ओके, एंड एस इज अ मेल, एस जो है वो मेल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, सो देर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग्स दिया हुआ है. ऑलराइट, सो अब देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 मैरिड कपल्स हैं. ओके,
और अगर इसका कोई डॉटर इन लॉ है, अगर क्यू का कोई डॉटर इन लॉ है, यानी क्यू का खुद का भी कोई वो होगा, या मतलब क्यू खुद मैरिड होगी तभी उसका कोई चिल्ड्रन होगा और उससे उसका कोई डॉटर इन लॉ निकलेगा। ऑलराइट, तो इसके लिए क्यू को मैरी करना पड़ेगा पी से, क्यू को पी से मैरी करना पड़ेगा, तो ये मेल हो जाएगा ये, और आर भी जो है, ठीक है, सो आर जो है ये फीमेल फीमेल मेल मेल मेल, तो आर जो है वो अपने आप फीमेल हो जाएगा, आर फीमेल हो जाएगा। ओके, और जो आर से मैरिड है वो कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ पे एस जो है वो आर से मैरिड हो जाएगा, यहाँ आपको एस डालना पड़ेगा क्योंकि दिया है टी अनमैरिड है, टी अनमैरिड है, सो ये एस हो जाएगा यहाँ पे, और एस जो है वो मेल है, ये हो गया। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो दो अनमैरिड हैं दोज आर सिबलिंग्स। ओके, सो ये जो है ये सिबलिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों जो है वो सिबलिंग्स हैं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को हम डैश से बताते हैं, तो एस जो है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, एस और यू जो है ब्रदर्स और सिस्टर्स है। लेट मी रब दिस, मैं थोड़ी अच्छे से डॉटेड लाइन बना लेता हूँ, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमें दिया है आर इज यूज हस्बैंड, सो आर इज यूज हस्बैंड, बट आर तो फीमेल है भाई, नहीं हो पाएगा। आर इज एस वाइफ, आर इज एस वाइफ, ये करेक्ट है। एस इज अनमैरिड, इनकरेक्ट है, नन ऑफ द अबव। सो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसमें आपको क्या है कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3 मेल और 3 फीमेल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो ये 2 मैरिड कपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्यू का ये आर जो है वो डॉटर इन लॉ है, यानी क्यू का कोई सन होगा, उससे आर आर ने मैरी किया है। ऑलराइट, सो उससे आर ने मैरी किया, सो अगर क्यू का कोई सन होगा तो उसके लिए क्यू को खुद भी मैरिड होना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो यू है वो पी का डॉटर है, यू जो है वो पी का डॉटर है, ये भी दिया है। सो पी भी मैरिड होगा तभी उसकी डॉटर होगी। सो 2 कपल हैं, सो इन दोनों को भी मैरी करना पड़ेगा, और ये कपल होगा, इससे आप फाइंड आउट करोगे। ऑलराइट, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है बट हो जाएगा अगर आप अच्छे से सोचोगे तो। बाकी इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि टी जो है वो अनमैरिड है, तो एक ही मेल बचता है जिसे आप डाल सकते हो यहाँ पे, वो एस आ जाता है, जिसे आप मैरिज के लिए यहाँ पे डाल सकते हो आर के साथ में, ठीक है। सो वो एस आ जाता है, सो और टी, और यहाँ पे जो है लास्ट में, सॉरी ये जो है ये टी होगा, नॉट एस, ये टी होगा यहाँ पे, दिस विल बी टी। ओके, सो ये हमारे पास में आ गया, क्योंकि टी अनमैरिड है तो ये सिबलिंग होगा, तो ये टी हो जाएगा। ऑलराइट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज संडे, सो 12th जैन जो है वो क्या है, संडे दिया हुआ है मुझे, 12 जनवरी संडे दिया हुआ है। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मैं 15 जुलाई इन अ लीप ईयर और 15 जुलाई इन अ नॉन लीप ईयर देखना है कि संडे होगा कि ये संडे होगा कि 12 जुलाई इन अ लीप ईयर कि 12 जुलाई इन नॉन लीप ईयर, कौन सा संडे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना नॉन लीप ईयर ले लेता हूँ। अगर मैं 12 जनवरी से 15 जुलाई तक का डिस्टेंस निकालूँ, ओके, इनका अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ जिसमें मैं 12 जनवरी को एक्सक्लूड कर रहा हूँ और 15 जुलाई को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक को इंक्लूड करना पड़ेगा और एक को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आते हैं 184। अगर ये नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर के केस में ये आपके नंबर ऑफ डेज आते हैं। ऑलराइट, 184। ओके, सो अगर ये लीप ईयर होगा, सो 184 का मतलब ये होता है जब आप 184 को आप 7 से डिवाइड करते हो, सो दिस कम्स आउट टू बी 184/7, तो ये 14 हो गया। ओके, ये हो गया 44 हो गया यहाँ पे आपका। सो आप फिर 42 से माइनस करोगे, सो आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर 2 आ गया नॉन लीप ईयर में। अगर नॉन लीप ईयर होगा तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर सॉरी नॉन लीप ईयर ये है, अगर लीप ईयर होगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2+1 होगा। लीप ईयर में एक ऑड डे बढ़ जाएगा क्योंकि फरवरी में जो 29 डेज हो जाएंगे, सो लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, 12 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक का डिस्टेंस निकाल लिया इन अ नॉन लीप ईयर, तो उससे 2 ऑड डेज आ रहे हैं, तो लीप ईयर में 3 आ जाएंगे। अब देखिए 12 जुलाई, अगर 12 जुलाई लीप ईयर में लोगे आप, सो वो 15 से 3 डेज पहले पड़ेगा, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा, 3 - 3 0। और अगर 12 जुलाई जो है इज नॉट अ संडे, ठीक है, इफ ईयर इज लीप ईयर, तो ये वापस से लीप ईयर के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 0 होगा 12 जुलाई लीप ईयर में। सो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आ रहे हैं यहाँ पे, सो ये आंसर हो जाएगा सी। तो आपको ऐसे करना है, पहले आपको डिस्टेंस लेना है दोनों का,
फिर आपको लीप नॉन लीप के लिए चेक करना है। 12 जुलाई इन लीप ईयर में -3 हो जाएगा ये, तो आंसर जो है वो सी हो जाता है। और तो थोड़ा सा बस इसमें एक यही है कि आपको जो है 12 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक का निकालना था, और उसके बाद आप कर सकते हो, फिर आसान हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई। सो स्टार्ट और एंड में मुझे डी और आई दिया है, सो मैं AELH इनके साथ में अपना वो कर सकता हूँ, परमुटेशन लगा सकता हूँ। डिफरेंट वर्ड्स बोला हुआ है मुझे, तो यहाँ पे परमुटेशन लगेगा, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है वो मैटर करता है। ओके, अगर आप H पहले लिख रहे हो L बाद में और E, या E पहले L बाद में H, तो ये मैटर करेगा, डिफरेंट वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सो मैं इसे लिख सकता हूँ 3p3, सो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 फैक्टोरियल। ओके, लेट मी रब दिस अ लिटिल बिट, सो ये हो जाएगा 3 - 3 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो दिस इज 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 6 होती है, सो आंसर डी हो जाएगा। ओके, सो आप जो है इन्हें 6 डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, जो है डी और आई के साथ वो एंड और स्टार्ट हो उसके लिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉटल कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड क्यू। ठीक है, तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इनिशियली क्यू कितना दिया है, 20 दिया है। ओके, ये आपका इनिशियल हो गया। ठीक है, रिप्लेस कितना कर रहे हो आप, R इज इक्वल टू 4 लीटर दिया है। 4 लीटर से हमने जैसे क्लास में देखा था, आप लिक्विड A को रिप्लेस कर रहे हो, इज टेकन आउट। ठीक है, अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B, व्हाट इज द रेशियो। सो यहाँ पे रिप्लेस कितने बार किया जा रहा है, रिप्लेस यहाँ पे 2 बार कर रहे हैं हम। तो N की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। सो मेरे पास इससे लिक्विड Q का आ जाएगा, लिक्विड Q वुड बी इक्वल्स टू, इनिशियल कितना था Q, इनिशियल Q था 20 इंटू 1 माइनस रिप्लेस कितना कर रहे हैं और इनिशियल कितना था की पावर n। तो ये हो जाएगा 20, 1 माइनस R कितना है 4 डिवाइडेड बाई 20, और n का पावर क्या, n का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास जो लिक्विड की वैल्यू आ जाएगी, लिक्विड Q की वैल्यू, लिक्विड Q की वैल्यू जो बची होगी वो हमारे पास आ जाएगी 20 इंटू 4/5 का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 16/25, 16/25 इंटू 20। तो दिस इज नथिंग बट 64/5, ये 64/5 आ गया। इतना हमारे पास जो है लिक्विड Q बचा है। ओके, और दूसरा लिक्विड जो है हम कौन सा ले रहे हैं, लिक्विड A। सो लिक्विड A कितना बचेगा, सो लिक्विड A वुड बी इक्वल्स टू 20 लीटर से टोटल माइनस 64/5। तो ये आपके पास आ जाता है 100 माइनस 64/5, तो ये आपके पास में हो जाएगा 36/5। ओके, सो अब इनका रेशियो कितना होगा, सो इनका रेशियो होगा 64/5 इज टू 36/5। तो ये हो जाएगा 64/5 इज टू 36/5। तो ये हमारे पास में हो जाता है 64/36। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 16/9। सो आंसर आपके पास आता है 16/9, विच इज़ द ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एवरेज वाला देखा था, जब हम न्यू क्वांटिटी ऐड करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। सो 50 इनिंग्स में अ बैट्समैन स्कोर्स, ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 50 इनिंग्स वॉज 46.4। ठीक है, सो आफ्टर 50 इनिंग्स इसका एवरेज कितना था, 46.4। फिर आफ्टर 60th इनिंग्स हिज एवरेज इंक्रीज, एवरेज का जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 2.6। और न्यू क्वांटिटीज कितनी ऐड हो गई, 10 और इनिंग्स ऐड हुई हैं। सो न्यू क्वांटिटीज कितनी ऐड हुई, 10 न्यू इनिंग्स हैव बीन एडेड, 10 न्यू इनिंग्स हैव बीन एडेड। व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स। सो हमें जो है लास्ट 10 इनिंग्स का एवरेज स्कोर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सम ऑफ क्वांटिटी में हमने देखा था। तो सम ऑफ क्वांटिटी में हम क्या करते थे, बेसिकली हम करते थे कि न्यू क्वांटिटी विच इज एडेड, सो नंबर ऑफ न्यू क्वांटिटी इज एडेड, न्यू क्वांटिटी, number of new quantity added into old average plus, okay, total number of new quantities into increase, ये हम करते थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यू क्वांटिटी एडेड कितनी है, 10। तो 10 नई क्वांटिटी ऐड की जा रही है, क्योंकि 10 न्यू इनिंग्स वो खेल रहा है।
तो नंबर ऑफ न्यू क्वांटिटीज एडेड, सो ये जो है मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, ये 10 हो जाएगा। ओल्ड एवरेज कितना था, ओल्ड एवरेज था इंटू 46.4, ये हो जाएगा। ओके अब मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, कलर चेंज, सो प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यू क्वांटिटीज। ओके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब न्यू क्वांटिटीज है ना 60 हो जाएंगी। ओके सो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, न्यू क्वांटिटीज नहीं लिखना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आफ्टर, मुझे ये लिख लेना चाहिए तो ताकि आपको, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आफ्टर 60 हो गई। और इंक्रीज कितना है इसमें, इंक्रीज है इसमें 2.6 का, इसमें 2.6 का इंक्रीज है। ओके 60 इंटू 2.6, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाती है 464 प्लस 60 इंटू 2.6, सो 6 इंटू, सो मैं 626 ये जल्दी से कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज 6, दिस इज 3, 12, 15, 156, 156, दिस इज 0। ओके so this is 2 and this is 620। तो जो लास्ट की 10 इनिंग्स हैं उसमें उसने 620 रन्स बनाए, लास्ट की 10 इनिंग्स में उसमें उसने 620 रन्स बनाए। सो पर इनिंग एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 620 बाई 10, दिस इज 62, दिस इज 62 हो जाएगा 620 बाई 10, ये एवरेज हो जाएगा उसका। ऑलराइट सो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज 62। ओके आई होप ये क्लियर है कि हमने इसे कैसे किया। ऑलराइट तो ये जो हमने सीखा था कॉन्सेप्ट, न्यू क्वांटिटी जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम हम निकालते हैं, ये भी हमने लेक्चर में देखा था। अब ये भी जो है एग्जैक्टली हमने पढ़ा है, सो मैं सीधा ही फॉर्मूला यूज करूंगा। एज अ रिजल्ट 25% हाइक इन प्राइस ऑफ राइस पर केजी, तो जो आर है, रेट ऑफ इंक्रीज है, वो कितना है 25% है। अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200 रुपीज, वॉट वॉज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ओके सो अगर उसका प्राइस 25% से बढ़ता है सो उसको अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, ये हमने देखा था, ये होता है R बाय 100 प्लस R इंटू 100%। इतने परसेंटेज से एक पर्सन को अपना कंजम्पशन कम करना पड़ता है अगर प्राइस इंक्रीज होता है, सो टू कीप द बजट कांस्टेंट। ओके यहाँ पे बजट जो है वो कांस्टेंट होता है, वो 1200 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था ये 2500 प्लस 25 होगा, जो हमने फॉर्मूला देखा था क्लास में, ये हो जाएगा 25 बाई 100 प्लस 25 इंटू 100। सो यहाँ पे जब आप इसे कट करते हो सो ये हो जाएगा 1/5, सो 20%। सो उसे अपना जो कंजम्पशन है वो 20% से डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके अब यहाँ पे दिया है पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस। सो जब वो अपना कंजम्पशन 20% से डिक्रीज करता है ना, तो उसका जो परचेज है वो 6 किलो कम होता है। तो सपोज अगर इनिशियल उसका कंजम्पशन x था, अब 20% से डिक्रीज हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2x, ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 6 kg, क्योंकि जो उसका कंजम्पशन कम हुआ वो 6 kg से कम हुआ है। तो मेरे पास में 0.2x की वैल्यू आ जाती है 6, सो इट इम्प्लाइजेज x इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाता है 6 बाय 0.2, सो दिस विल बी 30। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 30। तो इनिशियली वो 30 kg ऑफ राइस कंज्यूम कर रहा था, और कितना बजट था उसका 1200। ओके सो वो 1200 रुपीज़ में, तो वो 1200 रुपीज़ में 30 kg राइस कंज्यूम कर रहा था, तो अब पर केजी का कितना आ जाएगा। सो सी 30 kg का जो प्राइस है वो कितना है 120 रुपीज़ है। तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 1 kg का हो जाएगा हमारे पास में 40 रुपीज़, आंसर हो जाएगा 1 kg का, विल बी द आंसर। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी, सिंपल है। सो आई होप ये क्लियर है। लगभग जो हमने क्लास में पढ़ा है, जितने हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं से ही आया है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आप उसे भी ध्यान से देख लेते हो सो वो हो जाएगा। देन अगेन वापस से ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ पे शॉप ओनर जो है 3 तरीके यूज कर रहा है। पहले वो डिस्काउंट देता है 10 और 20% का, एंड देन पेज द सर्विस टैक्स ऑफ 10%। फिर डिस्काउंट दे रहा है 20 एंड 10% का, देन सर्विस टैक्स, फिर जो है वो सर्विस टैक्स दे रहा है, और फिर डिस्काउंट दे रहा है इतने का। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द कस्टमर। ओके सो सपोज जो प्राइस ऑफ क्वांटिटी है, फर्स्ट के हम x मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ क्वांटिटी x था। ठीक है सो अगर पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो ये 1 माइनस 0.1 हो जाएगा, फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है सो 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, डिस्काउंट हो रहा है। और अगर सर्विस टैक्स लग रहा है, यानी इसकी जो है बढ़ रही है, इसकी प्राइस बढ़ेगी अगर टैक्स लग रहा है, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1। तो ये फर्स्ट केस में हो गया। ओके सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि ये हो गया x 1 माइनस 0.2, फिर ये हो गया 1 माइनस 0.1, और फिर ये हो गया 1 प्लस 0.1। थर्ड केस में क्या हो रहा है x 1 माइनस 0.1, फिर हो गया 1 माइनस 0.2, फिर ये हो गया 1 प्लस 0.1।
ये हो गया, सॉरी ये 1 + 0.1 होगा, पहले वो सर्विस टैक्स पे कर रहा है फिर वो डिस्काउंट दे रहा है, सो यहाँ पे जो है माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो तीनों केसेस में जो है वो इक्वल ही आएगा आंसर, सो ऑल 3 ऑप्शंस आर इक्वल। और इससे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे पास एक्स है और उसका अगर मैं A% से इंक्रीज कर रहा हूँ फिर B% से इंक्रीज कर रहा हूँ, या अगर मेरे पास एक्स है उसका मैं B% से पहले इंक्रीज कर रहा हूँ और फिर A% से कर रहा हूँ, तो दोनों केस में आंसर सेम आता है कि आप पहले उसे A% से इंक्रीज करो फिर B% से, या B% से इंक्रीज करो या A% से। ओके, डिक्रीज के केस में भी सेम आएगा, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, अगर A और B कर रहे हो आप तो सेम आएगा। ओके, क्योंकि ये मतलब फाइनली ये हो क्या रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है ना, तो आप 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 3 से, या 6 को पहले 3 से करो फिर 2 से, सेम ही वैल्यू आती है। तो परसेंटेज जब आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा सोचोगे तो आई थिंक मतलब आपके मन में स्ट्राइक कर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो परसेंट इंक्रीज डिक्रीज भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, फिर हम बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।